हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सामाजिक संतुलन। देखिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये सामाजिक संतुलन पर नहीं आधारित है, किस पर आधारित है? समता एवं समान अवसर पर। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समता इक्विटी आपकी क्या होती है? एज पर नीड, जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बच्चा है जिसको कि देखने में जो है प्रॉब्लम हो रही है तो उसको जो स्पर्श करने वाली सामग्रियाँ होती है जैसे कि ब्रेल लिपि आपकी हो गई, वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए। या फिर उसको जो है क्लासरूम में आगे बैठाया जाएगा, उसको थोड़ा बहुत देखने में दिक्कत है तो उसको जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको चीज़ें प्रोवाइड की जाए। और क्या दिया जाए? प्रत्येक बच्चों को समान अवसर दिया जाए। ठीक है, यही क्या कहती है? आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है, समावेशी शिक्षा कहती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण की बात नहीं करती है, विश्व बंधुता की भी नहीं करती है, ये क्या करती है? इक्विटी और समान अवसर की, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। ठीक है, तो अगर हम दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम की बात करें तो ये किस वर्ष में लागू किया गया था? 2016 में, है ना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होना चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। देखिए वर्गीकृत, सेग्रीगेशन, अलग थलग करना क्या होता है? आपका निगेटिव वर्ड होता है। हमें बच्चों को अलग नहीं करना है क्योंकि प्रत्येक बच्चे में क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेज है और हमें प्रत्येक बच्चे का क्या करना है? सम्मान करना है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है, उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता है तो हमें बच्चों को अलग नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है। तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, है ना। देखिए क्या दे रखा है? विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। ठीक है, जैसी बच्चे की जरूरत है। अभी मैंने आप लोगों को बताया इंक्लूसिव एजुकेशन भी आपकी यही कहती है। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता तो होगी। ठीक है, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा। तो ऐसे में जो है उसको जो पढ़ाने की शिक्षण विधियां है हमें क्या करना चाहिए? उसमें भी चेंज लाना चाहिए। अलग अलग तरीके से जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हो सकता है कोई बच्चा एक तरीके से सीखे और जो है कोई बच्चा दूसरे तरीके से सीख जाए। तो आपका यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड, है ना। थर्ड दे रखा था विशिष्ट व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, यानी सिर्फ विशिष्ट व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चों को नहीं, हमें सभी बच्चों को जो है यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। नहीं, ये सारे ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर गलत दे रखे हैं। हमें क्या चाहिए? सबसे बेस्ट ऑप्शन चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड वाला जो है यहाँ पर दे रखा है ना। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्या दे रखा है? निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखिए क्या पूछा है इसमें। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करेंगे यहाँ पर जो है थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर देंगे, बट ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि क्या पूछा है? जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है ना, ये सामान्य बच्चों के लिए कब से कब है? 6 से 14 साल है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या पूछा है? निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अगर सामान्य बच्चों पूछता है तब तो आपका जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है? 6 से 14 वर्ष के लिए। आप सभी को ये चीज़ पता है, बट यहाँ पर दिव्यांग बच्चे पूछ रखा है। तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो क्या है? 6 से 18 वर्ष के लिए, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से जो है क्वेश्चन को घुमा के पूछता है तो वहाँ पर अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा वाला, वो सामान्य बच्चों के लिए तो 6 से 14 साल है, बट दिव्यांग बच्चों के लिए कितनी है? 6 से 18 वर्ष के तक के लिए, है ना। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार नहीं, शिक्षण व्यवसायिकता की सार्वभौमिक संहिता। देखिए ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण नहीं, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर
फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा था क्वेश्चन में, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों के शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का, शिक्षण अधिगम सामग्री जो प्रदान करने का तात्पर्य वो किससे हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपके वैसे भी नहीं होंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है क्या होता है, केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। तो देखिए केंद्रीकरण का तो मतलब आपका होता है कि बच्चे का ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित हो, है ना, तो ये तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। संज्ञान बोध, देखिए जो भी आप करते हैं जैसे कि संज्ञानात्मक क्षमताएं, ठीक है, उसके बाद में नियंत्रण, ठीक है, योजना बनाना तो आप कहाँ से करते हैं, अपने माइंड से ही तो करते हैं, अपने कॉग्निशन से ही तो करते हैं, संज्ञान से ही तो करते हैं, तो वो क्या होता है आपका संज्ञान बोध होता है ना। समीक्षा करना, संशोधन करना तो आप किस में करते हैं, अपने संज्ञान में ही तो करते हैं, कॉग्निशन में ही तो करते हैं। तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, है ना, संज्ञान बोध, है ना, संज्ञान नहीं होगा आपका, संज्ञान बोध। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ये सारे ऑप्शन कटेंगे, आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। देखिए बच्चा क्या कर रहा है, अपने अनुभव के आधार पर जो है चीज़ों को सोच रहा है। प्रतिक्रियावाद, तो देखिए यहाँ पर वो किसी की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सृजनात्मक सोच, देखिए सृजनात्मक यानी कि अपसारी चिंतन आपका क्या होता है, इसमें बच्चा कई दिशाओं में सोचे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे कई दिशाओं में तो थोड़ी सोच रहा है ना, वो क्या कर रहा है, जब बच्चा प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर जो है चीज़ों को सोच रहा है। ठीक है, जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो अनुभव किया, उसके बाद जो है वो चीज़ों को सोच रहा है, तो बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं सोच रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अमूर्त सोच, देखिए अमूर्त सोच क्या होता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, जो चीज़ बच्चे के सामने नहीं है बच्चा उसके बारे में भी सोच पा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं, बच्चे ने जो चीज़ देखी, ठीक है, उसे जो अनुभव किया उसके बारे में वो सोच रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, मूर्त सोच कर रहा है ना, यानी कॉन्क्रीट थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो आंसर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा खोजना। बच्चा अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं, यानी बच्चे ने जो चीज़ देखी उसके बाद में जो अनुभव किया वो क्या कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है ना। बच्चा क्या कर रहा है, मूर्त सोच। तो मूर्त सोच का मतलब क्या होता है, जो चीज़ बच्चे के सामने हो उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाए, है ना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है ना। तो देखिए विभेदी अनुदेशन, ठीक है, यहाँ क्या आपका सही दे रखा है, फर्स्ट ही ऑप्शन। विभेदी अनुदेशन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि देखिए प्रत्येक बच्चे के क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, यानी उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाना, अलग अलग तरीके से अनुदेशन देना। विभेदी अनुदेशन का मतलब आपका यही होता है ना, बच्चे को कई तरीके से पढ़ाना। तो अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर, व्यक्तिगत क्षमता का मतलब क्या होगा, जो प्रत्येक बच्चा उसके अंदर क्या अपनी अलग अलग क्षमता है ना। कोई बच्चा जो है हो सकता है कि जल्दी सीख सकता है, कोई बच्चा जो है थोड़ा जल्दी नहीं सीख सकता है, तो उसके आधार पर जो उनकी कठिनाई के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने को क्या करना चाहिए, विविध तरीकों से पढ़ाना चाहिए। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। चयनित अनुदेशन नहीं हो सकता है कि आपने जिस अनुदेशन को चयनित किया हो उससे बच्चा सीख ही नहीं पाए, कोई बच्चा सीख जाए, कोई बच्चा नहीं सीखा है, तो हमें कई अनुदेशन का प्रयोग करना है। ठीक है, विभेदी अनुदेशन का प्रयोग करना है। सटीक शिक्षण भी नहीं होगा। ठीक है, त्रुटिहीन अनुदेशन, तो ये तो आपका वैसे भी गलत है, यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है ना। क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए आपका अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भर, सामान्यीकरण। देखिए प्रतिपालन, ठीक है, अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है ना। तो आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामान्यीकरण। ठीक है, आत्मनिर्भर नहीं होगा, अभिप्रेरण भी नहीं होगा, अधिग्रहण भी नहीं। नेक्स्ट अब आपका यहाँ पर जिजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं। देखिए जो आपकी कॉग्निशन और इमोशन होते हैं वो क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। बट अगर बात करें जिजोंग की, ठीक है, तो जिजोंग क्या कहते हैं, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में जिजोंग का नाम दे दे
तब तो उस केस में आपका ऑप्शन होगा स्वतंत्र। बट अगर इनका नाम नहीं दे, है ना, पूछ दे कि कॉग्निशन और इमोशन यानी संज्ञान और भाव में क्या संबंध है, तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते, तब वहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो आपका यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन राइट होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, जब जिजोंग नहीं दे तब आपका ये वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन होगा, है ना, आपको बताना है। अनुकरण होगा, अवलोकन होगा, संशोधन होगा, प्रतिरूपण होगा, है ना। संशोधन तो ये यहाँ पर बच्चा जो है कोई कर नहीं रहा है, तो संशोधन तो आपका होगा नहीं। अवलोकन, अवलोकन यानी बच्चा जो है किसी चीज़ को एब्जॉर्ब तो कर नहीं रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। अनुकरण, नकल की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई। तो हमें तो अपना राइट आंसर खुद ही पता चल गया, क्या होगा, प्रतिरूपण। अब देखिए क्या दे रखा है, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रतिरूपण विधि का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, देखिए ये तीनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, क्योंकि बच्चा अनुकरण, नकल तो कर नहीं रहा है, अवलोकन यानी एब्जॉर्ब तो कर नहीं रहा है वो किसी चीज़ को, है ना। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए थे, हमें नहीं भी पता था तो भी हमें पता चल गया कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। देखिए सृजनात्मकता तो यहाँ पर वो कर नहीं रहा है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, कई दिशाओं में सोचना, तो ये बच्चा कई दिशाओं में तो सोच नहीं रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, समस्या सुधार रहा है। सौंदर्य बोध का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं होता। अमूर्त मैंने आप लोग को बता दिया, जो चीज़ें बच्चे के सामने नहीं हो उसके बारे में थिंकिंग करना, है ना। बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, लॉजिक का यूज़ कर रहा है, लॉजिक का यूज़ करके तो ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना, कौन सा कथन जो है सही है, आपको ये बताना है। फर्स्ट दे रखा है, विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। देखिए विकास क्या होता है, क्रमबद्ध, एक ऑर्डर में चलता है, सीक्वेंस में चलता है, बट यहाँ पर दे रखा है क्रमबद्ध नहीं होता है, तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। विकास अव्यवस्थित, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया विकास क्या व्यवस्थित है, क्रम में चलता है ना। पहले आपकी शिशुअवस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्कतावस्था आएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है, हाँ ये बात जो है आपके यहाँ पास सही दे रखी है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास क्या एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, निरंतर चलता रहता है ना। माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है, जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक चलता रहता है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते। देखिए आप जिस संस्कृति में रहेंगे आपको वो चीज़ आपके ऊपर इफेक्ट डालेगी, बट यहाँ पर दे रखा है प्रभावित नहीं है, ठीक है, तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल रीतियाँ किससे सीखते हैं, आस पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षी, समूह। देखिए जो बच्चा है, ठीक है, वो ज्ञान, ठीक है, रहने के कौशल और मूल रीतियाँ अपने आस पड़ोस से भी सीखेगा, धर्म से भी सीखेगा, स्कूल से भी सीखेगा और समकक्षी समूह से भी सीखेगा। तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट आंसर हो। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, जो सही नियम है उसके बारे में बताना है। तो देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, बुद्धि कई प्रकार की होती है ना। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में आपका जो है 8 प्रकार दिए हुए हैं बुद्धि के। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है बुद्धिमत्ता एक स्थिरता, स्थायी विशिष्टता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया जो हार्वर्ड गार्डनर ये कहते हैं बुद्धि कई प्रकार की होती है ना। मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, देखिए ये बात भी आपके हार्वर्ड गार्डनर नहीं कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है, हाँ यही बात कौन कहता है, हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धिमत्ता एकाकी आयाम से संबंध नहीं किया जा सकता, देखिए ये बात भी आपके ये नहीं कहते हैं, तो ये ऑप्शन भी कटेगा, ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन भी, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती। देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होता है, बाल केंद्रित शिक्षा होता है, इसमें क्या होता है शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव रहते हैं, और जो शिक्षा का केंद्र होता है वो क्या होता है, बालक होता है ना, यानी बच्चे को ध्यान में रख करके जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है सेंटर में रख के। फर्स्ट दे रखा है तो शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि शिक्षक और छात्र दोनों ही एक्टिव होने चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। शिक्षक की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी की निष्क्रिय भूमिका होती है ना। देखिए मैंने बताया कि शिक्षक और छात्र दोनों ही क्या होने चाहिए, एक्टिव होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए। वैसे भी निष्क्रिय वर्ड आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा नहीं। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षक के निष्क्रिय नहीं, शिक्षक भी क्या होगा, एक्टिव होगा। शिक्षक व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, ये बात जो है आपके यहाँ पर बिल्कुल सीधे
दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है दे रखा है अजर्शन और रीजन रिलेटेड, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता होती है। देखिए ये क्षमता हमारे अंदर जन्मजात नहीं होती, ये तो शिक्षक जो है कह देते हैं, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में वो देखते हैं या फिर चीज़ों को करते हैं तो वो कह देते हैं, है ना। ये जन्मजात तो ऐसी है नहीं कि लड़कियां जो है मैथ में कमज़ोर होती हैं, तो ये ऑप्शन तो आपका यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। सॉरी, ये कथन तो आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। कारण क्या दे रखा है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती है। नहीं, अभी मैंने आप लोगों को बताया जन्मजात नहीं होती है, हमारे समाज द्वारा जो है ये सारी चीज़ें कही जाती है। तो ये अजर्शन और रीजन दोनों ही क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ए और आर जो है दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं, दोनों क्या है, गलत है आपके। तो ए और क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या है, गलत है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 है वो किस पर जोर देती है, पाठ्यचर्या के लचीलापन पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर जोर देती है ना। पाठ्यचर्या का क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, यानी जिससे बच्चे की जरूरत है हमें उसके अकॉर्डिंग जो अपनी पाठ्यचर्या उसमें चेंज लाना चाहिए, है ना। तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ये क्या कहती है आपकी एनईपी 2020 कहती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। पाठ्यचर्या का मानकीकरण, देखिए मानकीकरण वर्ड आपको जहाँ पर दिख जाए ना वो ऑप्शन तो आपका पहले ही नहीं होगा, ठीक है। गैर संदर्भीकरण, रट कर याद करना, ये सारे क्या होते हैं आपके निगेटिव वर्ड होते हैं, तो हमें ऐसे ऑप्शनों से दूर रहना है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें मैंने पेपर 1 है ना, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए हुए थे। अभी कुछ देर पहले जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराई हूँ वो पेपर 2 आपका 2018 का क्वेश्चन पर था, और ये जो है आपका 2019 का है क्वेश्चन पेपर, ठीक है, पेपर 1 का है ना। तो आप जो है दोनों का क्वेश्चन पर मैं आप लोगों को यहाँ पर ऐड करके करा रही हूँ। हालांकि सीडीपी में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलते हैं, पर फिर भी मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे गए आपके एग्जाम में उनको यहाँ पर करा रही हूँ, है ना। तो वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। और देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके जो है अपना खुद से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।